क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो इतिहास हमने किताबों में पढ़ा है वो सिर्फ आधा सच है। दुनिया के अलग अलग कोनों में कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी चुनौती देते हैं। सोचिए, रेत के नीचे दबे 100 टन के पत्थर, एक ऐसी पुरानी बैटरी जो सच में बिजली पैदा कर सकती थी, और कांच का एक ऐसा जादुई कप जो रोशनी पड़ते ही अपना रंग बदल लेता है। ये चीजें सिर्फ पुरानी कलाकारी नहीं है, बल्कि ये उस खोए हुए ज्ञान का सबूत हैं जिसे आज हम बड़ी कामयाबी कहते हैं। आखिर कैसे हजारों साल पहले के इंसानों ने वो कर दिखाया जिसे आज की मशीनें भी नहीं कर पा रहीं। आज हम वक्त के पहिए को पीछे घुमाएंगे और उन 7 अजीबोगरीब चीजों का सच जानेंगे जो हमारी समझ से कोसों दूर हैं। तैयार हो जाइए इतिहास की उन परतों को खोलने के लिए जिन्हें शायद जानबूझकर भुला दिया गया था। मिस्र की रेत के नीचे 25 ग्रेनाइट के कंटेनर हैं, जिनमें से हर एक का वजन 100 टन है। दुनिया का कोई भी इंजीनियर आज तक ये नहीं बता सका कि ये आखिर बने कैसे। हमारे भारत में भी एक ऐसा लोहे का खंभा है जिसमें 1600 सालों से जंग नहीं लगा है, जबकि आज का स्टील तो कुछ ही सालों में दम तोड़ देता है। इराक में एक ऐसी बैटरी मिली थी जिसे वोल्टा की अपनी बैटरी दिखाने से भी 2000 साल पहले बनाया गया था। ये चीजें हमारी किताबों में फिट नहीं बैठती, क्योंकि वे किताबें उन लोगों ने लिखी थीं जिन्होंने इन रहस्यों को कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं। आज हम ऐसी 7 असली पुरानी चीजों को देखेंगे जिन्हें देखकर लगता है जैसे इन्हें फ्यूचर से आए किसी मुसाफिर ने यहाँ छोड़ दिया हो। और हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़े रहस्य से। याद रहे, ये 7 चीजें एकदम असली हैं और दुनिया के नामी म्यूजियम्स में रखी हैं, जो इतिहास की पुरानी सोच को पूरी तरह बदल देती हैं। मिस्र, 1850 AD। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ऑगस्टे मैरियट ने जोसर के पिरामिड के नॉर्थ वेस्ट में रेत से निकला हुआ एक पत्थर का स्फिंक्स देखा। ऐसे स्फिंक्स की एक पूरी गली खोदने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ते एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के एंट्रेंस की तरफ ले जाते हैं। जब उनकी टीम जबरदस्ती अंदर गई तो उन्हें डायनामाइट का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि अंदर जाने के रास्ते पूरी तरह सील थे। पत्थर की दीवारों के पार लंबी सुरंगों का एक ऐसा जाल खुल गया जो सीधे लाइमस्टोन को काटकर बनाया गया था। वहां की सबसे बड़ी गैलरी में कॉरिडोर के दोनों तरफ काले और गुलाबी ग्रेनाइट के 25 भारी भरकम बॉक्स रखे थे। हर बॉक्स 4 मीटर लंबा और 3.3 मीटर ऊंचा था। सिर्फ उसके ढक्कन का वजन ही 30 टन था और पूरे कंटेनर का कुल वजन लगभग 100 टन था, यानी एक पूरी तरह से भरी हुई रेलगाड़ी के डिब्बे जितना वजन, जो एक तंग अंडरग्राउंड कोने में छिपा हुआ था। जब मैरियट ने धमाका करके इन बॉक्स में से एक को खोला तो उसे अंदर सिवाय खाली जगह और मखमल जैसी चिकनी दीवारों के कुछ नहीं मिला। आज की साइंस इस जगह को सेरापियम कहती है और दावा करती है कि यहाँ पवित्र बैलों को दफनाया गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि खुले हुए किसी भी बॉक्स में बैलों के कोई अवशेष या ममी बनाने का कोई भी निशान नहीं मिला। लेकिन उन्हें ममी से भी ज्यादा डरावनी चीज मिली, पत्थर के काम में इंसानी बारीकी। इंजीनियर क्रिस्टोफर डन, जिन्होंने 49 साल हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, उन्होंने 2 बक्सों के अंदरूनी हिस्सों को नापा। उन्होंने एक खास इंडस्ट्रियल गेज का इस्तेमाल किया जिसकी बारीकी यानी टॉलरेंस बहुत ही जबरदस्त थी। दीवारें इतनी सपाट और प्लेन थीं कि आज के दौर में सिर्फ CNC मशीनों से ही ऐसा लेवल बनाया जा सकता है। कोने ठीक 90 डिग्री के थे और कोनों की गोलाई रेडियस सिर्फ 4 mm थी। जब डन ने ग्रेनाइट के एक टुकड़े से इस बक्से की कॉपी बनाने के लिए एक अमेरिकन कंपनी से बात की तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया। बहुत ज्यादा बजट होने पर भी इसे 6 अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाना पड़ता, जबकि हजारों साल पहले के कारीगरों ने हर कंटेनर को एक ही विशाल पत्थर मोनोलिथ को काटकर बनाया था, वो भी सक्कारा से 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाकर। ज्यादातर बॉक्स इतने हार्ड पत्थर से बने हैं जिन्हें काटना आज भी मुश्किल है। सुरंगें इतनी पतली हैं कि 2 लोग मुश्किल से एक दूसरे के पास से गुजर पाते हैं। ऐसे में 100 टन के भारी पत्थरों को कॉरिडोर में कैसे घुमाया गया और तंग कोनों में कैसे उतारा गया, ये आज भी एक गहरा रहस्य है। वहां भारी मशीनों या मजदूरों की बड़ी टीम के लिए जगह ही नहीं है और पुराने मिस्र के लोगों के पास ऑफिशियली हाइड्रोलिक्स जैसी कोई टेक्निक नहीं थी। सुरंग के बीच में एक अधूरा बक्सा अभी भी खड़ा है, जैसे बनाने वालों ने उसे बीच में ही छोड़कर हमेशा के लिए काम बंद कर दिया हो। बाहरी दीवारों पर रफ तरीके से की गई लिखावट अंदर के शीशे जैसी पॉलिश किए हुए हिस्से से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगता है जैसे कंटेनर बनने के हजारों साल बाद ये लिखावटें बिल्कुल अलग लोगों ने जोड़ी थी। अगर आपको लगता है कि बाकी चैनल कहानी को बहुत बोरिंग तरीके से बताते हैं तो सब्सक्राइब करें। यहाँ हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ किताबें खत्म होती हैं। आपको क्या लगता है कि बैल के ताबूत के लिए इतनी जबरदस्त फिनिशिंग क्यों जरूरी थी? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। चलिए अब मिस्र की इन अंडरग्राउंड गलियों से समंदर की गहराइयों की ओर बढ़ते हैं।
1901 में कुछ ग्रीक स्पंज ड्राइवर्स एंटीकाइथेरा आइलैंड के पास एक खतरनाक तूफान में फंस गए थे। कैप्टन ने वक्त बचाने के लिए एक डाइवर को समंदर के नीचे भेजा और वो घबराकर ऊपर आया। वो 60 मीटर की गहराई पर लाशें होने की बात चिल्ला रहा था। जब कैप्टन खुद नीचे उतरा तो उसे कोई कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक पुराने डूबे हुए रोमन जहाज के हिस्से दिखे जो लगभग 2000 साल पहले डूब गया था। वो लाशें असल में मार्बल की मूर्तियां थीं जो सदियों से रेत में दबी पड़ी थीं। मूर्तियों और सिक्कों के बीच कांसे यानी ब्रॉन्ज का एक मामूली सा टुकड़ा पड़ा था। 2 साल तक ये एथेंस के म्यूजियम की एक दराज में धूल भागता रहा, जब तक कि एक नेता स्पिरिडॉन स्टेस ने इसमें एक दरार नहीं देखी। उस दरार के अंदर एक छोटा और एकदम सही कटा हुआ गियर चमक रहा था जो 2000 साल पुरानी चीज में लगा हुआ था। अखबारों ने इस खबर से सनसनी फैला दी, लेकिन शक करने वालों ने इसे नकली बताया। लेकिन साल 2000 के बाद जब एक्सरे स्कैनर से इसे देखा गया तो सबके होश उड़ गए। इसके अंदर कांसे के 37 गियर्स का एक पूरा सिस्टम छिपा हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा गियर 13 सेंटीमीटर का था और उसमें 223 दांत थे। लैपटॉप के साइज का ये छोटा सा डिवाइस सूर्य, चांद और बाकी 5 ग्रहों की पोजीशन कैलकुलेट करता था। इसने ग्रहण के पहले ही अंदाजा लगाया, ओलंपिक के वक्त को ट्रैक किया और चांद के बदलते चेहरों को दिखाया। यूरोप की साइंस ने इतनी बारीकी एक्यूरेसी इसके 60 साल बाद ही हासिल की थी। इस मशीन ने ये तक ध्यान रखा कि चांद अपनी कक्षा में कब धीमा और कब तेज होता है। इसे मुमकिन करने के लिए अंदर 2 ऐसे गियर लगाए गए थे जो आज की कार के डिफरेंशियल सिस्टम की तरह काम करते हैं। वही पुर्जा जो आपकी कार के पहियों को मुड़ते समय अलग अलग स्पीड पर घूमने देता है। हर पहिए के दांतों को इतनी सफाई से काटा गया था कि हाथ से बनी किसी भी चीज से इसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं है। इन गियर्स के तिकोने दांत एक जैसे हैं, मानो उन पर किसी मशीन से मुहर लगा दी गई हो। इसके पिछले हिस्से पर लिखी बातों को जब हाल ही में नई तकनीक से पढ़ा गया तो पता चला कि वो इसे चलाने के लिए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस थे। इसके सामने वाले हिस्से पर गायब हो चुके कांटों पर रंगीन बॉल्स लगी थी। मंगल ग्रह के लिए आग जैसा लाल और सूरज के लिए सुनहरा रंग। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने इसे एक जीनियस काम बताया है, जिसमें पुराने जमाने की खगोल विद्या और गणित का बेहतरीन मेल है। जिसने भी इस डिवाइस को बनाया उसने अंतरिक्ष को उस लेवल पर समझ लिया था जहां तक बाकी दुनिया अगले 2000 सालों तक नहीं पहुंच पाई। पहली सदी बीसी में रोमन वक्ता सिसरो ने भी आर्किमिडीज के बनाए ऐसे ही एक डिवाइस का जिक्र किया था। इसका मतलब है कि एंटीकाइथेरा कोई अकेला अजूबा नहीं था, बल्कि ये एक पुरानी परंपरा का हिस्सा था जिसका आज सिर्फ यही एक सबूत बचा है। एक तरफ यूनानियों ने आसमान को कांसे के बक्से में बंद कर दिया था तो दूसरी तरफ भारतीय लोहारों ने लगभग उसी वक्त लोहे पर विजय पा ली थी। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में 7 मीटर ऊंचा और 6 टन से ज्यादा वजन वाला एक लोहे का खंबा खड़ा है। इस पर मिली संस्कृत लिखावट इसे राजा चंद्रगुप्त और गुप्त वंश से जोड़ती है। ये खंबा पहली सदी AD का है। पिछले 1600 सालों से ये खंबा खुले आसमान के नीचे मॉनसून की भारी बारिश और दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी झेल रहा है और फिर भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। दिल्ली के मौसम में आम लोहा तो कुछ ही सालों में गल जाता है, यहाँ तक कि पेरिस के एफिल टावर को भी हर 7 साल में पेंट करना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो। 10वीं सदी में एक तोप का गोला भी इस खंबे से टकराया था, लेकिन ये उसे भी झेल गया और 4 मीटर की ऊंचाई पर सिर्फ एक छोटा सा निशान बनकर रह गया। इस रहस्य को सुलझाने की कोशिशें 1912 से चल रही हैं और इसका जवाब पूरे 89 साल बाद तब मिला जब कानपुर के एक प्रोफेसर ने अपनी स्टडी पब्लिश की। कानपुर की टीम ने लोहे के ऊपर क्या चल रहा था ये समझने के लिए हाईटेक मशीनों और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि इस पिलर के लोहे में लगभग 1% फास्फोरस है, लेकिन इसमें सल्फर और मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं है। लोहे की यही खास बनावट 1 मिलीमीटर के तीसरे हिस्से जितनी पतली लेयर बना देती है। ये लेयर एक जादुई और अदृश्य ढाल की तरह काम करती है, जो बारिश में भीगने और सूखने के साथ साथ अपने आप अपनी दरारों को ठीक कर लेती है। असल में हमारे पुराने लोहारों ने स्टेनलेस स्टील की खोज से 1500 साल पहले ही उसका एक कुदरती तोड़ निकाल लिया था। उन्होंने बिना किसी बड़ी मशीन या किताबों के लोहे को इस तरह गर्म और पीटा कि उसमें फास्फोरस बना रहे। आज की मॉडर्न साइंस भी अभी तक इस पिलर जैसी मजबूती और टिकाऊपन का सही तालमेल दोबारा नहीं बना पाई है। 6 टन लोहा बिना एक बूंद पेंट के खुले आसमान के नीचे एक ऐसी जंग जीत रहा है जिसे आज की पूरी इंडस्ट्री हार रही है। आप किस देश से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट में लिखें, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। एक तरफ भारतीयों ने लोहे को अपना गुलाम बना लिया था तो दूसरी तरफ रोमनों ने रोशनी के साथ खेल दिखाया। लाइकर्गस कप पुराने जमाने के जादुई कांच का इकलौता सही सलामत नमूना है जिसे ब्रिटिश म्यूजियम में बुलेट प्रूफ कांच के पीछे संभाल कर रखा गया है।
इसकी खासियत ये है कि जब इस पर सामने से रोशनी पड़ती है तो ये जेड ग्रीन जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही रोशनी इसके पीछे से आती है ये रूबी रेड की तरह चमकने लगता है। इसकी बाहरी बनावट पर एक पुरानी कहानी का सीन उकेरा गया है, जहां राजा लाइकरगस अंगूर की बेलों में फंसा हुआ है। इसे बनाने के लिए कांच के एक भारी टुकड़े को तराशा गया और उसमें जाली जैसा डिजाइन काटा गया। लेकिन रंग बदलने की असली ट्रिक इस डिजाइन में नहीं, बल्कि कांच के अंदरूनी हिस्से यानी स्ट्रक्चर में ही छिपी थी। इसका राज 1990 के दशक में खुला, जब रोमन कांच के टुकड़ों की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बारीकी से जांच की गई। कांच के अंदर सोने और चांदी के इतने छोटे टुकड़े मिले जो नमक के दाने से भी हजारों गुना छोटे थे। जब इन पर रोशनी पड़ती है तो मेटल के छोटे छोटे हिस्से चमकने लगते हैं और लाइट का रंग बदल देते हैं। चांदी की वजह से ये हरा दिखता है और सोने की वजह से लाल। इस कमाल के असर को आज की साइंस प्लाज्मॉन रेजोनेंस कहती है, जिसका इस्तेमाल आज बड़ी बड़ी होलोग्राफिक मशीनों में होता है। रोमन कारीगरों ने सोने चांदी को पीसकर इतने बारीक पाउडर में बदल दिया था जो आंखों से दिखता भी नहीं था, और फिर उसे एक खास अंदाज में कांच में मिला दिया था। साल 2014 तक कैम्ब्रिज के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ऐसा जादू दोबारा नहीं बना पाए थे। सोचिए, रोमनों ने 1600 साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप, लेजर या साइंस की किताबों के ये कारनामा कर दिखाया था। उनका ये राज उनके साम्राज्य के साथ ही दफन हो गया और आज ये कभी उनका इकलौता गवाह है। आज रिसर्चर्स इसी पुराने तरीके से पानी की गंदगी साफ करने वाले डिवाइस बना रहे हैं। यानी जो तकनीक कभी खाने की मेज की रौनक बढ़ाने के लिए बनी थी, वो 1700 साल बाद लाखों जानें बचा सकती है। एक तरफ रोमनों ने रोशनी को मुट्ठी में किया, तो दूसरी तरफ शायद उसी दौर में लोग बिजली बनाना भी सीख गए थे। 1936 में बगदाद के पास रेलवे का काम करते समय मजदूरों को एक पुरानी कब्र मिली। वहां मिली चीजों में मिट्टी का एक छोटा सा जग था, जिसके अंदर तांबे का एक पाइप जैसा सिलेंडर था। उस सिलेंडर के बीच में लोहे की एक रॉड लटकी हुई थी जो दीवारों को छूती नहीं थी, और ऊपर से उसे पूरी तरह सील कर दिया गया था। म्यूजियम के डायरेक्टर ने इसे देखते ही पहचान लिया कि ये तो एक बैटरी का डिजाइन है, 2 अलग अलग मेटल और बीच में लिक्विड डालने की जगह। दीवारों पर जंग के निशान बता रहे थे कि इसमें सिरका या अंगूर का रस जैसा कोई तेजाब भरा गया था। जब अमेरिकी साइंटिस्ट विलार्ड ग्रे ने ठीक वैसी ही एक कॉपी बनाई और उसमें अंगूर का रस भरा, तो जो हुआ उसने सबको चौंका दिया, और उस डिवाइस ने सच में बिजली पैदा करके सबको हैरान कर दिया। ऐसा एक जग लगभग 1 वोल्ट बिजली बना सकता है, और अगर ऐसे कई जगहों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनसे गहनों पर सोने की परत चढ़ाने जितना करंट मिल सकता है। पास के ही एक गांव में ऐसे और भी बर्तन मिले जिनके पास कांसे और लोहे की सुइयां पड़ी थीं। पहली सदी में एक रोमन डॉक्टर ने तो मरीजों के पैरों के दर्द के इलाज के लिए बिजली के झटकों का जिक्र भी किया था। यानी दवाइयों में बिजली के इस्तेमाल का आइडिया दुनिया को तब से पता था जब साइंस शब्द का जन्म भी नहीं हुआ था। बगदाद की ये बैटरी वोल्टा की आधिकारिक खोज से कम 1600 साल पुरानी है। अफसोस कि 2003 में इराक पर हमले के दौरान इसे म्यूजियम से चुरा लिया गया, और आज किसी को नहीं पता कि ये कहाँ है। हमने इतिहास का शायद सबसे पुराना बिजली का डिवाइस खो दिया है। चलिए अब फिर से मिस्र चलते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी चीज देखेंगे जो आपके डाइनिंग टेबल पर भी फिट हो जाए, पर दिखते किसी मशीन के पुर्जे जैसी है। साल 1936 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने साबो नाम के एक शख्स का मकबरा खोला। वहां कंकाल के बगल में पत्थर की एक अजीब सी डिस्क पड़ी थी। ये एक ऐसी नाजुक चट्टान से बना था जो हल्की सी लापरवाही से भी टूट जाए। इसके 3 घुमावदार ब्लेड्स एक बीच वाले हिस्से हब पर मिलते हैं, और इसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये किसी इंडस्ट्रियल पंप का हिस्सा है। ये मकबरा लगभग 5000 साल पुराना है, उस दौर का जब औजार सिर्फ पत्थर और तांबे के होते थे। बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने पतले ब्लेड्स बनाना आज भी एक पहेली है। जब एक शौकीन ने इसकी 3D कॉपी बनाई और उसे एक खास पाइप में फिट किया, तो वो एक ताकतवर पंप की तरह काम करने लगी। एयरबस के इंजीनियरों ने भी इसकी कॉपी बनाकर चेक किया और माना कि इसकी बनावट हवा और पानी के बहाव के लिए एकदम परफेक्ट है। इजिप्टोलॉजिस्ट सिरिल ओल्ड का मानना है कि इस डिस्क की बनावट बताती है कि ये किसी बहुत पुराने मेटल के असली पुर्जे की कॉपी है। अगर साबो डिस्क वाकई किसी खोई हुई मशीन का हिस्सा है, तो हम इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना देख रहे हैं जो लिखित इतिहास के शुरू होने से पहले ही गायब हो गया था। सोचिए, 5000 साल पहले नील नदी की घाटी में कोई जानता था कि पानी को पंप कैसे किया जाता है, और फिर ये जानकारी और इसे बनाने वाले का नाम हमेशा के लिए रेत में दफन हो गया। लेकिन सबसे नई खोज जमीन के नीचे छिपी नहीं है, बल्कि चीन के शियान में हर दिन हजारों टूरिस्टों के सामने खड़ी है। 1974 में कुआं खोद रहे कुछ किसानों को मिट्टी की मूर्तियों के टुकड़े मिले। यहीं से टेराकोटा आइमी की खोज शुरू हुई, जहां पकी हुई मिट्टी से बने 8000 से ज्यादा असली योद्धा मिले।
हर मूर्ति का चेहरा दूसरे से अलग था, मानो उन्हें बनाने के लिए 8 अलग-अलग ढांचों का इस्तेमाल किया गया हो। ये योद्धा चीन के पहले सम्राट की कब्र की रखवाली कर रहे थे, जिसे बनाने में 7 लाख मजदूरों को लगाया गया था। अभी तक इस पूरे इलाके के सिर्फ 1% हिस्से की ही खुदाई हुई है, लेकिन इन मूर्तियों से ज्यादा वहां मिले हथियारों ने सबको हैरान कर दिया। गड्ढों से 40,000 से ज्यादा कांसे बने तीर, 95 सेंटीमीटर लंबी तलवारें, भाले और पुरानी बंदूकों जैसे क्रॉसबो मिले। ताज्जुब की बात यह है कि जमीन के नीचे 2200 साल रहने के बाद भी ये तलवारें और ब्लेड्स ऐसे चमक रहे थे जैसे कल ही बनाए गए हों, और उनकी धार आज भी वैसी ही तेज थी। 40 साल तक साइंटिस्ट्स यही मानते रहे कि इसका राज किसी जादुई कोटिंग में छिपा है। यूरोप में ऐसी कोटिंग का पेटेंट तो 20वीं सदी में ही हुआ था, इसलिए ये खोज नामुमकिन लग रही थी। लेकिन 2019 की एक नई स्टडी ने इस पूरी थ्योरी को पलट दिया। पता चला कि तलवारों पर मिला केमिकल असल में उनके हैंडल और बांस के शाफ्ट पर इस्तेमाल किए गए पॉलिश यानी लैकर से आया था। असली राज तो उन तलवारों को बनाने वाले मेटल के मिश्रण और वहां की मिट्टी में छिपा था। वहां की मिट्टी के बारीक कणों ने उन हथियारों को सड़ने से बचाने के लिए एक परफेक्ट माहौल बना दिया था। वहां की मिट्टी में दबे कांसे बने बर्तनों की 4 महीने की कड़ी टेस्टिंग के बाद दुनिया के नामी म्यूजियम्स में रखी हैं, जिन्हें आप जब चाहे देख सकते हैं। आपको इन पर आंख मूंद कर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बस एक प्लेन की टिकट कटाएं, म्यूजियम में जाएं और खुद अपनी आंखों से देखें। इन चीजों के पीछे एलियंस का हाथ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक कड़वा सच मानना बहुत जरूरी है कि हमारे पूर्वजों के पास वो ज्ञान था जिसे हम हजारों साल बाद आज फिर से खोज रहे हैं। जिसे हम आज की बड़ी कामयाबी कहते हैं, उन्होंने शायद उसे सिर्फ अपनी कारीगरी कहा होगा। तरक्की हमेशा सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाती, बल्कि ये एक गोल चक्कर की तरह हो सकती है। असली रहस्य ये नहीं है कि उन्होंने ये सब कैसे किया, बल्कि रहस्य ये है कि हम उनकी ये कारीगरी भूल कैसे गए। तो दोस्तों, क्या ये महज इत्तेफाक था या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा राज था जो आज की साइंस से भी कहीं आगे था? इन 7 अजूबों में से किस चीज ने आपके होश उड़ा दिए? क्या वो मिस्र के 100 टन के पत्थर थे या दिल्ली का वो जादुई लोहे का खंबा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही इस रहस्य को सुलझाने की पहली सीढ़ी है। अगर आपको इतिहास की इन अनसमी परतों को खोलने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं, और ऐसी ही और भी हैरान कर देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, सच हमेशा वहां शुरू होता है जहां हमारी किताबें खत्म होती हैं। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझी पहेली के साथ।